हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में ह्यूमन राइट्स पे हम लोग एक असाइनमेंट देखेंगे। अगर आप हैंड रिटन नोट्स के पर्पज़ से भी यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका कंटेंट बेस्ट है। इसके बाद आपको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड किसी और वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। असाइनमेंट शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले, ह्यूमन राइट्स को वर्ल्ड में कब अडॉप्ट किया गया। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ह्यूमन राइट्स की एक नीड अराइज हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के रिजल्ट्स और एक्सपीरियंसेस ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही भयानक और क्रूअल रहे थे। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। इस डेट को हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया की बात करें तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को 12 अक्टूबर 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके करंट चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा हैं। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब अपना असाइनमेंट देख लेते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है ह्यूमन राइट्स। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की डिफिनीशन दी है। ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो नेचर में इनहेरेंट होते हैं। इनके एब्सेंस में हम अपनी लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं जी सकते। यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ने ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे जैकस की डिफिनीशन लिखी हुई है। ह्यूमन परफेक्शन मस्ट बी द गोल ऑफ ह्यूमैनिटी जस्ट एज मैकेनिज्म एम्स एट द मास्टरी ऑफ मशीन्स, इन द सेम वे द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी द गोल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये जैकस का पॉइंट ऑफ व्यू था ह्यूमन राइट्स के बारे में। वैसे ही आगे देखें तो मिल्टन का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। मिल्टन कौन थे? एक वेल नोन ह्यूमन राइट्स टीचर थे। उनका क्या कहना था? आई कंसिडर दैट एजुकेशन टू बी जर्नल एंड कंप्लीट which will enable man to perform justly, efficiently and gracefully in private and public works, both war and peace। अब सबसे पहले जान लेते हैं ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन राइट्स के बारे में दुनिया को कैसे पता चला, ह्यूमन राइट्स टर्म कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। रूजवेल्ट ने सबसे पहले द टर्म ह्यूमन राइट यूज़ किया था इन हिज फेमस एड्रेस टू द कांग्रेस। कांग्रेस USA का पार्लियामेंट है जिसे कांग्रेस कहा जाता है। और ये इन्होंने कब एड्रेस किया था? ये 16 जनवरी 1941 को, इन विच ही डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल फ्रीडम्स। उसमें उन्होंने 4 फंडामेंटल फ्रीडम्स को डिफाइन किया था। वो कौन कौन सी थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। रूजवेल्ट ने ये डिक्लेयर किया था फ्रीडम इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट एवरीवेयर। देन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स को अगेन फिर से यूज़ किया गया था अटलांटिक चार्टर में 1941 में। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। इसके बाद ह्यूमन राइट्स का रिटन यूज यूनाइटेड नेशन के चार्टर में किया गया था। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, मैकफार्लेन की है। ह्यूमन राइट्स आर दोज मोरल राइट्स विच आर ओन टू ईच मैन एंड वुमेन सोनली बाई रीजन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। तो ये मैकफार्लेन का कहना था। अब यहाँ पे हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैकफार्लेन, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा उनकी डेफिनेशन, तो उनकी एक बुक है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स। उस बुक में मैकफार्लेन ने ह्यूमन राइट्स की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है। तो चलिए वो देख लेते हैं। पहली हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिसिबिलिटी। प्रैक्टिसिबिलिटी का मतलब होता है व्यवहारिकता, यानी कि ह्यूमन राइट्स ऐसे अधिकार होते हैं जिनका व्यवहारिक यूज किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि सभी व्यक्तियों के लिए ये होते हैं और उन्हें व्यवहारिक तभी माना जा सकता है जब वो समाज के या सोसाइटी के हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो। यानी कि ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो सबको मिल सके, चाहे वो पुअर हो या फिर वो रिच हो, या उनका जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पे। तो इसीलिए प्रैक्टिसिबिलिटी ह्यूमन राइट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, क्योंकि ये बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, इन्हें कहीं भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, ये अबव द लॉ होते हैं। अगली हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोच्चता। ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि सर्वोच्च होते हैं, इनसे ऊपर कोई राइट्स नहीं होता है, ठीक है, इससे ऊपर कोई भी राइट नहीं दिया जा सकता। और ये ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी बाउंडेशन में नहीं होते, ये किसी भी स्टेट द्वारा किसी भी लॉ में बाउंड नहीं किए जा सकते। दुनिया के किसी भी कंट्री में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये ऐसे राइट्स होते हैं जिन्हें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही होता है। थर्ड हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे आप किसी भी समय पे हो या किसी भी टाइम पे हो या किसी जगह पे हो, आपको ये ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, ये आपको अधिकार मिलेंगे। इसी के बारे में मैकफार्लेन का कहना है कि ह्यूमन राइट्स को
यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी व्यक्तियों को सभी समय पे सभी स्थितियों में प्राप्त किए जा सकते हैं। एंड यूएन चार्टर के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। यानी कि ऐसे राइट्स ये नहीं होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन से जो है क्या था इन्फ्लुएंस हो जाए या उसमें ये इंडल्ज हो जाए। अगली हेडिंग आप देख पा रहे होंगे इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ह्यूमन बीइंग की बर्थ से रिलेटेड है। क्योंकि जब भी एक ह्यूमन बीइंग पैदा होता है फिर वो ग्रो करता है तो उसके पास खुद का सोचने और समझने की क्षमता होती है। वो इंडिविजुअली इतना इंटेलेक्चुअल होता है कि वो अपना बुरा या भला सोच सकता है। तो ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल को मिलते हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं। फिफ्थ हेडिंग है इन्फोर्सेबल। इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कि बहुत सारे राइट्स ऐसे मिलते हैं हम लोगों को जो हर सिचुएशन पे अवेलेबल नहीं होते। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों को बहुत सारे राइट्स देता है, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जब इमरजेंसी का टाइम आता है बहुत सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि उनको जो है किसी भी वक्त हटाया नहीं जा सकता, उनको जो है अलग नहीं किया जा सकता। सो ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं। आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग आप देख पा रहे होंगे नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट की प्रकृति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, ह्यूमन राइट्स का कैसा नेचर होता है। तो ह्यूमन राइट्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दो फॉर्म्स में डिवाइड किया गया उनके नेचर के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से हैं? पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड नेगेटिव रोल ऑफ स्टेट इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसका क्या मतलब है वो हम लोग जान लेते हैं। तो पॉजिटिव रोल के अंतर्गत होता क्या है कि एक कंट्री द्वारा या किसी राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं या स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यानी कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कुछ फ्रीडम्स दी जाती हैं सिटीजन को उस कंट्री के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेट या फिर एक कंट्री कुछ ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करेगा जिसमें हर एक व्यक्ति फ्रीडम और डिग्निटी के साथ रह सके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बहुत सी जो सरकारें होती हैं जो फ्री में फूड प्रोवाइड करती हैं, रहने की व्यवस्थाएं प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए? पुअर के लिए। आप अपने कंट्री में भी देख लीजिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं, गरीबों को फ्री में अनाज और उनको रहने की सुविधाएं दे रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा वुमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहिए। इसके अलावा फ्री एंड लीगल एड फॉर पुअर एंड हेल्पलेस पीपल। अब नेगेटिव रोल के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव रोल क्या होता है? तो जैसे कि पॉजिटिव रोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव रोल ऐसा होता है कि जिसमें एक स्टेट या एक कंट्री कुछ सिचुएशंस क्रिएट करता है जिससे उसके सिटीजन फ्रीडम और डिग्निटी के साथ रह सकते हैं। तो नेगेटिव रोल ऐसा होता है कि जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है एक कंट्री के द्वारा। इसके अंतर्गत या इसके अंदर ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि बिना किसी लॉ के वायलेशन के भी बहुत से लोगों को जेल के अंदर कर दिया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है उनको। बहुत से लोगों को अपने व्यूज़ रखने का अधिकार नहीं दिया जाता। ये सारी सिचुएशंस जब क्रिएट हो जाती हैं किसी स्टेट में तो यहाँ पे नेगेटिव रोल हो जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा और कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी इंडिविजुअल को स्टॉप किया जाता है उसके रिलीजन के और कम्युनिटी की प्रैक्टिसेस को करने से। और ये जो नेगेटिव राइट्स की जो लिमिट्स हैं ये वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री, कि जिस कंट्री की जैसी कंडीशन होगी वह उसी तरह से वहाँ पे ऐसी लिमिट्स लगाई जाएंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे हेडिंग आप देख पा रहे होंगे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द करस्पॉन्डिंग रिटर्न यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स इज फाउंड इन द यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले रिटर्न यूज यूनाइटेड नेशन में ही हुआ था, आप जानते ही हैं। विच वॉज अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन जून 25, 1945। यानी कि 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जून 25 को ह्यूमन राइट्स का रिटर्न यूज़ जो है वो पहली बार देखा गया। और यहाँ पे बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ सिग्नेचरीज थे जो, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना, यूनाइटेड नेशन का मेन रोल क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही क्रूअल रहे थे, बहुत ही भयानक रहे थे। तो यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते होंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक लीग ऑफ नेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जो
वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने में फेल हो गया, तो फिर यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो लीग ऑफ नेशन की तरह फेलियर ना बने, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बने और वर्ल्ड में पीस मेंटेन करे, लोगों को ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करे। तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का पहली बार यूज़ हुआ था, रिटर्न यूज़ हुआ था। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से दुनिया के सामने आने लगा था और धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड इम्प्लीमेंट किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूनाइटेड नेशन चार्टर में आर्टिकल 1 में ये डिफाइन किया गया है कि टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन प्रमोटिंग एंड इनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। यानी कि किसी की जात के आधार पे, किसी के जेंडर के आधार पे, किसी की लैंग्वेज के आधार पे या किसी के रिलीजन के आधार पे ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ह्यूमन राइट्स सबके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब अगली हेडिंग है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट्स के बारे में एक नया स्टेप लिया, ह्यूमन राइट्स की प्रोग्रेस पे एक नया स्टेप लिया और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। आगे देखते हैं। इसके बाद ये प्लान था कि एक इंटरनेशनल बिल लाया जाएगा राइट्स का, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाएगा, वो लीगल बाइंडिंग करेगा ह्यूमन राइट्स के बारे में। अगली हेडिंग है नॉट विद स्टैंडिंग द इंटरनेशनल कोवियंट्स ऑफ 1966। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो यूनाइटेड नेशन ले आया था, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे थे। ये सब जो है केवल एक लीगल बाइंडिंग में ही रह गया। तो इसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2 कोवेंट्स को अडॉप्ट, कोवेंट्स ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड सेकंड था कोवेंट्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अगली हेडिंग आप देख पा रहे होंगे नीड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एवरी पर्सन नीड्स फ्रीडम एंड सम राइट्स इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली। सिंपल सी बात है। नेचर हैज़ गिवन सम राइट्स टू मैन एंड सम राइट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री यूजिंग विच मैन कैन मेक ऑलराउंड डेवलपमेंट। दीज आर ह्यूमन राइट्स। तो कुछ ह्यूमन राइट्स जो होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ हिज नेशनलिटी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, कलर, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्टेज एंड एज एंड सर्कमस्टांसेस इन गेटिंग दिस राइट। दीज राइट्स इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऐसे राइट्स एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करते हैं और सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मोनी को लाते हैं। अगली हेडिंग आप देख पा रहे होंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कुछ फंडामेंटल्स हैं ह्यूमन राइट्स के, उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू दीज राइट्स बिकॉज दीज राइट्स आर गिवन टू अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ एज ह्यूमन। तो ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, एज अ पर्सन उसको तभी मिल जाता है ह्यूमन बीइंग बर्थ लेता है। ठीक है। अगला है एवरी इंडिविजुअल्स डिग्निटी इज अटैच्ड टू एवरी ह्यूमन बीइंग protecting the dignity of human being whether he is an accused or a prisoner of war, whether he is a child। तो ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई एक्यूज हो यानी उस पर कोई आरोप लगा हो या आरोपी हो, या फिर दोषी क्यों ना हो, या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर हो, युद्धबंदी बना लिए जाते हैं, उनके बारे में भी कि उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। या फिर वो चाइल्ड ही क्यों ना हो, या फिर कोई मतलब छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, जैसे कहते नहीं छोटी बच्ची हो क्या, तो हर एक छोटी बच्ची को भी ह्यूमन राइट्स मिलता है। चलिए जोक्स अपार्ट, आगे देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन इज लिंक टू दीज ह्यूमन राइट्स सच एज द राइट्स टू एजुकेशन, द राइट टू गुड वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा अ पर्सन कैन डेवलप इफ ही गेट्स इट। तो ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं, लिंक होते हैं बहुत सारी कंडीशन से, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू गुड वर्किंग कंडीशन। यानी कि अब देखते होंगे मजदूरों के लिए भी होता है कि उनको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उनका भी एक ह्यूमन राइट होता है। आप उनको जो भी एक दिन की मजदूरी दे रहे हैं उसमें वो आपके लिए 8 घंटे ही काम करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा उनसे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगले पेज पे। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ज़रूरी है कि एक ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस के लिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो एक हैप्पीनेस का रीज़न होती है हर एक ह्यूमन बीइंग का। अगला पॉइंट है ह्यूमन राइट्स आर एक्सेसिबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज, कलर एंड रिलीजन। ये बहुत पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी भी बेसिस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ये सबको अवेलेबल होते हैं। अब हेडिंग आप देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स।
तो ह्यूमन राइट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स को बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हैं सिविल राइट्स। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो कुछ सिविल राइट्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, राइट अगेंस्ट स्लेवरी, राइट अगेंस्ट लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजन। अगले हैं पॉलिटिकल राइट्स। तो अकॉर्डिंग टू सिविल एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं। कौन कौन से? राइट टू एक्सप्रेस व्यूज़, राइट टू फॉर्म पीसफुल एसोसिएशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आगे देखते हैं। अगले हैं इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स कौन कौन से होते हैं? राइट टू चूज ऑक्यूपेशन, राइट टू वर्क, राइट टू जस्ट वर्किंग कंडीशन, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। तो ये 4 इकोनॉमिक राइट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में डिस्क्राइब किए गए हैं। अगले हैं सोशल राइट्स। तो यहाँ पे कुछ सोशल राइट्स हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, राइट टू अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन। तो ये हैं सोशल राइट्स। अब एट द एंड ऑफ वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं कल्चरल राइट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, द मेन कल्चरल राइट्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, राइट टू साइंटिफिक, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी क्रिएटर टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो दोस्तों ये था वीडियो ह्यूमन राइट्स पे। मैंने इसे असाइनमेंट के फॉर्म में लिखा था, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल अच्छे से ईजिली एक्सप्लेन करने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर समझ में आया है तो इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आगे भी और भी वीडियोस में लाता रहूँगा। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मैं आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।